आज हम बायोलॉजी का क्लास 12 का फेडरल बोर्ड का 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम टाइम की बात करें तो आपको पहले 25 मिनट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया जाता है। इसमें आपके सामने क्वेश्चंस मौजूद हैं और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट चार ऑप्शंस दी गई हैं, ए बी सी और डी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम इनसर्कल करेंगे और हर क्वेश्चन के हम देखते हैं कि 1 मार्क है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि टोटल 17 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है कि 17 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ थर्मोसाइक्लर? Option A, it controls the pH of PCR mixture. Option B, it inhibits contamination in PCR mixture. C, it regulates the temperature of PCR mixture. एंड डी, इट मेंटेन्स द कंपोजिशन ऑफ पीसीआर मिक्सचर। हमने बताना है कि जो थर्मोसाइक्लर है उसका क्या फंक्शन है। क्या वो पीएच को कंट्रोल कर रहा है, या वो कंटेमिनेशन को इनहिबिट करता है, या फिर वो ये कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और जो लास्ट ऑप्शन है कि मेंटेन करता है कंपोजिशन ऑफ पीसीआर को। तो जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है, थर्म मींस हीट, और हम देख रहे हैं कि जो थर्मोसाइक्लर है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो हमने सी को इंसर्कल कर लिया है। साथ में हम अपने सामने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड बाय सिवेज ट्रीटमेंट? कि इनमें से कौन से वाले प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं जब सिवेज ट्रीटमेंट की जाती है? इसमें ए एल्गल ब्लूम, बी पॉन्ड स्कम, स्लज, और जो ऑप्शन डी है वो है ह्यूमस। तो हम देखते हैं कि जब सीवेज ट्रीटमेंट होती है तो उसके रिजल्ट में जो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो होता है स्लज। हमने किस तरह से पता लगाया कि हमारा करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि हम देखते हैं कि एल्गल ब्लोम जो है वो क्या है, जब एलजी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से बनते हैं। पॉन्ड स्कम भी हम देखते हैं कि जो स्कम यानी कि जो पॉन्ड स्कम है वो जो तालाब के ऊपर उसकी गंदगी सी आ जाती है या जो उसके ऊपर तय जम जाती है उसको कहते हैं ह्यूमस। हम देखते हैं कि जब डेड डिकेइंग मैटर जो है वो मिलके बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो सी स्लज जो कि बनता है सिवेज ट्रीटमेंट के रिजल्ट में, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स इज रिलेटेड टू द इंस्पायरेशन फेज ऑफ ब्रीदिंग? यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के अमल में जब हम इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें इनमें से कौन से वाले इवेंट्स होते हैं? जिसमें से हम देख रहे हैं डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो ये बताता है कि डायफ्राम रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन बी, डायफ्राम रिलैक्स करेगा और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन सी के डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। ऑप्शन डी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं इंस्पायरेशन में, क्योंकि इस फिनोमेना के रिजल्ट में जो थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज करती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है और हम इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन विच किडनीज आर पर्टिकुलरली इन्फेक्टेड इज कॉल्ड? यानी कि हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वो टाइप बतानी है जिसमें खास तौर पर जो किडनी है वो इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। ऑप्शन ए इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी यूरिथ्राइटिस, ऑप्शन डी सिस्टाइटिस। इंसेफेलाइटिस कहा जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन,
पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी को, यूरेथ्राइटिस कहा जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा को, सिस्टाइटिस कहा जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को। तो इसका मतलब है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि हमने ये बताना है कि कौन सा वाला इनमें से किडनी का इन्फेक्शन है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को साथ में इनसर्कल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, कि इनमें से कौन सी वाली रिब्स हैं जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ऑप्शन ए 8, 9 एंड 10, बी 11th एंड 12th, सी 6, 7th एंड 8 एंड ऑप्शन डी है 7th, 8th एंड 9th। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 11th और 12th जो रिब है, यानी 11वीं और 12वीं जो पसली है, उसे फ्लोटिंग रिब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एक्सॉन फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी वाली टर्म जो है वो यूज की जा सकती है एक्सॉन फाइबर के लिए। और एक्सॉन फाइबर की बात की जाए तो जो हमारा ब्रेन है, हमारे दिमाग और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा असाबी निज़ाम है, उसमें न्यूरॉन नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। नर्व सेल्स में जो फाइबर की तरह का स्ट्रक्चर है उसे एक्सॉन फाइबर कहा जाता है। तो अगर हम देखें कि कौन सी वाली टर्म है जिसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सॉन फाइबर के लिए, ऑप्शन ए प्री साइनेप्टिक फाइबर और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ऑप्शन बी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर, ऑप्शन सी प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर एंड डी है प्री साइनेप्टिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो हम देखते हैं कि साइनैप्स किसको कहा जाता है, वो स्पेस, वो गैप जो नर्व्स के दरमियान में मौजूद होती है और जो मैसेज वहां तक लेके आ रहे हैं उन्हें एक्सॉन कहा जाता है, यानी जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन ए यानी कि प्री साइनेप्टिक फाइबर और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये करेक्ट है। इस टर्म को यूज किया जा सकता है फॉर एक्सॉन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स आर्क। हम ने ये बताना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा असाबी निज़ाम है, इनमें से कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला कंपोनेंट जो है रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व नहीं होता। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, वो नर्व पाथ जो कि इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्स एक्शन में। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है, जो सडन रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज को छू लें और हाथ फौरन से पीछे खींचें तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ऑप्शन डी न्यूरॉन अदर देन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, के इनमें से कौन सा वाला कंपोनेंट है जो रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मैसेज है वो कहाँ से आता है, रिसेप्टर से आता है स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हिस्सा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और वहां से नर्व्स जो है वो मैसेज भेजते हैं इफेक्टर्स तक और फिर रिस्पॉन्स होता है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 8 है इनफंडिबुलम इज द स्टॉक कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द फाइबर्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बाय विच। यानी कि ये पूछा गया है कि इनफंडिबुलम जो है वो स्टॉक है जिस जो किससे मिलके बनी हुई है, ब्लड वेसल्स और फाइबर से मिलके। और अब ये क्या करते हैं, ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड्स आर अटैच्ड टू द किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी two cerebral hemispheres are attached together, and option D is pituitary gland is attached to the hypothalamus। तो हमने ये देखना है कि इनफंडिब्यूलम जो कि स्टॉक है वो किसके साथ अटैच है। तो हम देखेंगे कि ये क्या कर रही है। हमने देखा कि इनके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स को तो ये अटैच नहीं करी। इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रेन से भी सिग्नल नहीं आ रहे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को भी ये आपस में अटैच नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है टी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस, क्योंकि उसमें भी हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अटैच हुआ है इनफंडिब्यूलम स्टॉक के जरिए से। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी,
तो हमने करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर इंसर्कल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसुलिन प्रोमोट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एक्सेप्ट। इंसुलिन जो है वो सारे के सारे फंक्शंस को प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दी हुई हैं सवाए, तो वो हमने देखना है कि एक्सेप्ट किसके। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि शुगर के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाए। ऑप्शन ए, यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। बी, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू फैट। सी, ग्लाइकोजेनेसिस। एंड ऑप्शन डी जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या पता लग रहा है कि ग्लूकोज जो है यूज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और साथ में हम देख रहे हैं कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट किया जाता है फैट में। तो इन दोनों चीजों को तो इंसुलिन प्रमोट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, तो इसको भी इंसुलिन प्रमोट करती है। फोर्थ है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसका मतलब है कि ग्लूकोज का प्रोड्यूस होना, तो हम देखते हैं कि इंसुलिन जो है इसे प्रमोट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। तो हमने अपने करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर इंसर्कल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन एन एनिमल लर्न्स द सेम रिस्पॉन्स फॉर टू डिफरेंट स्टिमुलाई व्हिच आर गिवन टू द एनिमल साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम किसी भी एनिमल को दो डिफरेंट स्टिमुलाई देते हैं लेकिन वो उनके ऊपर लर्न कर लेता है, सेम रिस्पॉन्स देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लेटेंट लर्निंग। बी, हैबिचुएशन। सी, क्लासिकल कंडीशनिंग। डी, इनसाइट लर्निंग। इस तरह का जो लर्निंग बिहेवियर होता है उसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो हमने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को साथ में इंसर्कल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। यानी कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ए, ब्लास्टोसिस्ट। बी, इनर सेल मास। सी, ग्रेफियन फॉलिकल। एंड डी इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट और इनर सेल मास तो तब बनते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है। इसी तरह से जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कौन सा है? वो है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका मतलब है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो हमने यहाँ पर अपने करेक्ट ऑप्शन को साथ में इंसर्कल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स एक्सेप्ट। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसमें जो न्यूरल क्रस्ट बनती है उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा। ऑप्शन ए, स्कल बोन्स। बी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सी, पेरिफेरल नर्व्स। डी, मेड्यूला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो हम देखते हैं कि जो बाकी सारी चीजें हैं जैसे स्कल बोन्स है, पेरिफेरल नर्व्स हैं, मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है, ये सब न्यूरल क्रस्ट से बनते हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होते हैं न्यूरल ट्यूब से। इसके अलावा बाकी सब चीजें जो हैं वो बनती हैं न्यूरल क्रस्ट से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे के साथ में हमने इंसर्कल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिस्टर जेम्स हैज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप व्हाइल हिज वाइफ हैज ए नेगेटिव। They have one child who has O negative blood group. What is probability of O positive daughter in the next pregnancy? वो कह रही हैं कि मिस्टर जेम्स जो है उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जो उनकी वाइफ है उनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, उनके एक जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो नेक्स्ट बेबी होगा वो ओ पॉजिटिव होगा? तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी जो RH फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसमें डोमिनेट कौन सा है।
तो उसमें जो RH पॉजिटिव फैक्टर है वो डोमिनेट करता है RH नेगेटिव के ऊपर। इसका मतलब है कि वाइफ का अगर ए नेगेटिव है तो इसके पास RH फैक्टर के जो दोनों अलील है वो नेगेटिव होंगे, तो वो अपने आप को शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, यानी कि एक एलील पॉजिटिव है और एक एलील नेगेटिव है, तभी उनका एक जो चाइल्ड है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव आया है, क्योंकि इसका हेट्रोजाइगस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ओ पॉजिटिव की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें हम देखते हैं कि 1/4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उनका जो नेक्स्ट बेबी या जो हम कह रहे हैं कि डॉटर है वो ओ पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1/4। इसी तरह से हम अपने बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द F2 रेशो ऑफ क्रॉस बिटवीन F1 मेल एंड फीमेल फ्लाई हैविंग लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन फिनोटाइप्स। मॉर्गन जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी हमने बतानी है कि F2 जनरेशन की क्या रेशो आई थी जब उन्होंने F1 मेल और फीमेल को आपस में क्रॉस कराया जिन फ्लाइज के लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन थे। तो उसके रिजल्ट जो आए थे उसमें से अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं वो है 9:3:1, बी है 1:1:1:1, सी इज 1:1 और डी है 3:1। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था वो था 3:1, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जिसे कि हमने इनसर्कल किया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डाटा बॉक्स जिसे कहा जाता है। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, ए इट इज negative या -35 sequence located in coding strand, B it is -35 sequence located in template strand, C it is -10 sequence located in coding strand and D it is -10 sequence located in template strand। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि माइनस या -10 सीक्वेंस लोकेटेड इन कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इन द गिवन इक्वेशन, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन जिसे कि हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन भी कहा जाता है, इसमें हमने ये बताना है कि ये जो 1 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए सम ऑफ ऑल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, बी सम ऑफ ऑल जीन फ्रीक्वेंसी, सी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट एंड डी इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हम देख रहे हैं कि ये सारी इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये सम है। और ये सम किसका है, ऑल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज का, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने इंसर्कल भी किया है। और सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है 17 वो है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल which of the following bacteria break down nitrate releasing nitrogen back into the atmosphere using the oxygen for their own respiration। यानी कि हमने बताना है कि सॉइल में, मिट्टी में ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेजता है और ऑक्सीजन को वो खुद इस्तेमाल करता है अपनी रेस्पिरेशन के लिए। ऑप्शंस हैं, ए राइजोबियम, बी सुडोमोनास, सी एजिटोबैक्टर एंड डी क्लोस्ट्रीडियम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जिसे कि सुडोमोनास कहा जाता है। यानी सुडोमोनास बैक्टीरिया नाइट्रेट से नाइट्रोजन को वापस क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को साथ में इनसर्कल कर लिया और इस तरह से हमारे टोटल जो 17 क्वेश्चंस हैं यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। और इसके जो बाकी सेक्शंस हैं पेपर के वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।